पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कार्डिक जेली जहाँ तक बन गई थी। अब हमने देखनी है कि किस तरह से हमारे पास जो है वो फोल्डिंग होती है और वो हार्ट ट्यूब किस तरह से बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये हमारे पास बिफ़ोर फोल्डिंग ये है। ठीक है, ये हमारे पास इसका हेड मतलब अभी फोल्डिंग नहीं हुई। ये हमारे पास ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है जहाँ से हमारे पास माउथ वाला रीजन बनना है। ठीक है, ये हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है, ये हार्ट ट्यूब है, ये सेप्टम ट्रांसवर्सम है जो हमारा फ्यूचर पेरिकार्डियम है। अब ऐसा तो नहीं होता ना, अब यहाँ पे हमारे पास माउथ बनना है, न्यूरोलेशन यहाँ पे हो रही है हमारे पास। ऐसा तो नहीं होता कि हार्ट हमारे माउथ से पहले आ जाए या ब्रेन से पहले आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसको इस तरह फोल्ड होना चाहिए कि ये वाला रीजन जो है ये घूम के इसके पीछे आ जाए, पहले ब्रेन आए फिर माउथ आए फिर हमारे पास ये हार्ट ट्यूब वगैरह है। ठीक है, तो हमारे पास फोल्डिंग इस तरह से होती है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने फोल्डिंग दिखाई है कि हमारे पास पहले ब्रेन आ गया फिर माउथ आ गया फिर हमारे पास आ गई हार्ट वाली चीज़ें आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे जो हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है ये इसके यहाँ इस साइड पे है। ठीक है, और इनमें इतना डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसकी पोजीशन ये हो गई है और हार्ट ट्यूब की पोजीशन ये हो गई है और ये आपस में दोनों ज़्यादा क्लोज भी हो गए हैं। ठीक है, और हार्ट ट्यूब ना सिर्फ इस तरह होता है बल्कि हार्ट ट्यूब जो है ना वो इलोंगेट भी होती रहती है और प्रॉपर हार्ट ट्यूब बनती है। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो हार्ट ट्यूब है ना ये इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं की, लेकिन यहाँ पे देखें क्या हुआ है कि हमारे पास जो हार्ट ट्यूब है वो इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर गई है। ठीक है, उसी का हिस्सा बन जाती है। अब हम देखते हैं हार्ट ट्यूब पे हमारी कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं। ये देखिए ये हमारे पास है हार्ट ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस बन जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास बन जाता है बल्बस कॉर्डस। ठीक है, ये हार्ट ट्यूब के पार्ट्स के नेम है। ठीक है, फिर हमारे पास बन जाता है बल्बस कॉर्डस। फिर हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये हमारे पास साइनस विनोसिस वाला हिस्सा है। ठीक है, ये हमारे पास अम्बिलिकल वेन है, विटेलाइन वेन है, कॉमन कार्डिनल वेन्स हैं। तो अब ये हार्ट ट्यूब है। ऐसा तो नहीं होता ना कि राइट एट्रियम नीचे है राइट वेंट्रिकल ऊपर है, या हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस से आउटफ्लो ट्रैक्ट्स बन रहे होते हैं जैसे एट्रियम है, सॉरी जैसे एओर्टा है और पल्मोनरी ट्रैक है। तो ऐसा तो नहीं होता कि ये ऊपर और ये सारी चीज़ें नीचे। तो अब हार्ट की इस हार्ट ट्यूब की लूपिंग होनी, ठीक है, हार्ट की लूपिंग होनी है या इसको हम कहते हैं, अब वो किस तरह से हो रही है मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारे पास वही वाली हार्ट ट्यूब मैंने बनी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास वेंट्रिकल ऊपर है, एट्रियम नीचे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास, अब फोल्डिंग इस तरह से हुई है कि हमारे पास वेंट्रिकल नीचे आ गया, एट्रियम ऊपर आ गया, ये बल्बस कॉर्डिस वाला हिस्सा है और ये हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस वाला हिस्सा आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये लूपिंग हो गई। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा उन्होंने दिखाया है, ये बल्बस कॉर्डिस है, ये हमारे पास वेंट्रिकल आ गया है, ये हमारे पास एट्रियम आ गया, ये ट्रंकस आर्टरियोसिस है जहाँ से हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा निकलना है, ये इन्होंने एओर्टिक सैक दिखाया हुआ है, ये फेरेंजियल एओर्टिक आर्चेज है और ये हमारे पास डोर्सल एओर्टा है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अच्छा, अब हमने पढ़ना है पार्टीशनिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एट्रियोवेंट्रिकल कैनाल की पार्टीशनिंग किस तरह से होती है। ये देखिए इस वीडियो में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस वाला हिस्सा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वेंट्रल और डोर्सल साइड से कुछ कुशन्स निकलना शुरू होते हैं। ठीक है, अब हमने एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करना है ना, तो यहाँ से एंडोकार्डियल कुशन्स निकलना शुरू होते हैं। ये कुशन्स निकलते हैं, ठीक है, थोड़ा करीब करीब आते हैं। ठीक है, और ये जो वेंट्रिकल एंडोकार्डियल कुशन है ना, ये बनते हैं बाय द कार्डिक जेली एंड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ठीक है, तो अगर कोई न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के डेरिवेटिव्स पूछे तो उसके अंदर एंडोकार्डियल कुशन भी है। अब यहाँ पे देखें ये प्रॉपर क्लोज हो गए। ठीक है, और लेकिन ना ये हमारे पास जो है वो इनकी प्रॉपर वो नहीं होती, प्रॉपर फ्यूजन नहीं होती। ठीक है, ये देखें यहाँ पे बस बीच वाला हिस्सा जो है ये फ्यूज़ रहता है। ठीक है, और हमारे पास ये दोनों साइड हैं ये फ्यूज़ नहीं है, ये ओपन है, इनकम्प्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर पार्टीशन हो गई है, यहाँ पे एवी पार्टीशन हो गई है। और यहाँ पे हमारे पास राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक हमारे पास जंक्शन है अभी भी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है एंडोकार्डियल कुशन है। ठीक है, और ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकल कैनाल है, ये राइट एट्रियोवेंट्रिकल कैनाल है, और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो वॉल्व्स की फॉर्मेशन होनी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले कि हमारे पास एट्रिया की जो है वो पार्टीशन किस तरह से हो रही है। ठीक है, सबसे पहले ये देखें हमारे पास क्या होता है, हम ड्रामेटिकली ही अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ है
कि ये वाली जो साइट है ना, यहाँ पे ये जो ऊपर रूफ से ना हमारे पास एक सेप्टम मस्कुलर प्रोजेक्शन आती है नीचे, इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम। ठीक है, सेप्टम बन रहा है और फर्स्ट प्राइमरी है ना, तो इसको हम कह देंगे सेप्टम प्राइमम। ठीक है, ये सेप्टम प्राइमम है ना, ये नीचे फ्यूज़ नहीं करता इस एट्रियोवेंट्रिकल कुशन के साथ। ठीक है, और एक फोरामेन रहता है यहाँ पे, उस फोरामेन को हम बोलते हैं फोरामेन प्राइमम। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम है ना, ये नीचे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये नीचे जाता है यहाँ पे, और इसने क्योंकि इसने फ्यूज़ करना है एंडोकार्डियल कुशन के साथ। ठीक है, अब ये नीचे जाता है, तो नीचे जाते जाते अभी फ्यूज़ नहीं करता है इसके साथ कि ना, देखो अब ये नीचे जा रहा है, तो हमारे पास जो फोरामेन प्राइमम है वो नैरो होता जाएगा, वो ख़त्म होता रहेगा। तो लेकिन ना हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में राइट टू लेफ़्ट शंट चाहिए। ठीक है, क्योंकि राइट टू लेफ़्ट शंट क्यों चाहिए, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास जो है वो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब राइट टू लेफ़्ट हम शंट हमें चाहिए लाजमी। तो जैसे सेप्टम प्राइमम क्रॉस होता है, अल्लाह की कुदरत देखो कि फ़ौरन जैसे ये इस सेप्टम प्राइमम के अंदर कुछ एपोप्टोसिस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इस एपोप्टोसिस की वजह से हमारे पास ये देखें, यहाँ पे एपोप्टोसिस होना शुरू हो गई है, और यहाँ पे हमारे पास ये सेप्टम प्राइमम जो है अभी यहाँ पे फ्यूज़ नहीं करता कि यहाँ पे शुरू होना शुरू हो जाती है परफोरेशन थ्रू एपोप्टोसिस। तो और फिर आगे हमारे पास क्या होता है कि ये इसके साथ पूरा फ्यूज़ कर जाता है, सेप्टम प्राइमम ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे एक और फोरामेन प्राइमम ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे एक और फोरामेन खुल जाता है। उस फोरामेन को हम कहते हैं फोरामेन सिकंडम। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास फोरामेन सिकंडम बनता है, हमारे पास यहाँ पे फिर से एक प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाती है, मस्कुलर प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाती है, उनको हम बोलते हैं सेप्टम सिकंडम। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, ये सेप्टम सिकंडम भी नीचे आना शुरू होता है हमारे पास, और ये सेप्टम प्राइमम भी है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि यहाँ पे एक इनकम्प्लीट छोटी सी पार्टीशन रह जाती है। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना, तो हम इसको कह देते हैं फोरामेन ओवेल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कितना अच्छा शो कराया हुआ है, ये देखें, ये हमारे पास फोरामेन ओवेल बन गया है, राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आफ्टर बर्थ क्या होता है कि ये वाला जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम है ना, ये क्योंकि लेफ़्ट साइड पे प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, तो ये सेप्टम प्राइमम है ना, ये इस सेप्टम सिकंडम के साथ इस तरह फ्यूज़ कर जाता है, और जो फोरामेन ओवेल है वो ख़त्म हो जाता है, और फोरामेन ओवेल का जो रेमिनेंट रह जाता है ना हमारे पास, उसको हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने हार्ट की आईडी में फोसा ओवेलिस हम एक आईडी पॉइंट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना अच्छा दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास बिफोर बर्थ क्या हो रहा है, ये फोरामेन ओवेल है। ठीक है, सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सिकंडम के दरमियान, और आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाता है बाय ओवल फोसा ओवेलिस या ओवल फोसा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेंट्रिकल है उसकी किस तरह से हो रही है पार्टीशनिंग। ये देखें, हमारे पास जब ये आना शुरू होता है ना, जब हमारे पास ये एट्रियोवेंट्रिकल कुशन इस तरह बनते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वेंट्रिकल की इस साइड से कुछ मायोब्लास्ट है ना, ये मूव करना शुरू करते हैं और एक प्राइमोर्डियल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनाते हैं। ठीक है, जब ये इस यहाँ तक पहुँचते हैं ना, ये क्योंकि मायोब्लास्ट हैं, मायोसाइट्स हैं, तो ये मस्कुलर पोर्शन होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का। जब तक ये यहाँ पे पहुँचते हैं ना, बेचारों की स्पीड जो है ना वो स्लो हो जाती है, बेचारे थक जाते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं। अब इससे आगे बनना होता है मस्कुलर पोर्शन। अब वो मस्कुलर पोर्शन किस तरह बनता है, बाय बल्बार रिजेस, ठीक है, और ट्रंकस आर्टरियोसिस से, सॉरी बाय बल्बार रिजेस और इस फ्यूज्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर एंडोकार्डियल कुशन से। ठीक है, यहाँ पे बल्बार रिजेस बनेंगी, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ से कुछ सेल्स आएंगे जो इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का मस्कुलर पोर्शन बनाएंगे। तो इस तरह हमारे पास वेंट्रिकल्स की भी कंप्लीट हो जाती है पार्टीशनिंग। अब हमने बल्बस कॉर्डिस और ट्रंकस आर्टरियोसिस की पार्टीशन देखनी है। मैंने बताया था, अच्छा बल्बस कॉर्डिस से हमारे पास बल्बर रिजेस निकलेंगे ये, ठीक है, जिन्होंने क्या करना था, हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर उनका रोल था ना। तो बल्बार रिजेस का, अच्छा बल्बार रिजेस का जो एडल्ट हमारे पास डेरिवेटिव है ना, ये राइट साइड पे हमारे पास होता है, वो जो जहाँ से हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक निकलना होता है ना, तो ये बिल्कुल मतलब उस रीजन में होता है। हम इसको बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस, राइट साइड पे कोनस आर्टरियोसिस। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे जो है ना, ये हमारे पास होता है एओर्टिक वेस्टिब्यूल, ये होता है जस्ट इन्फीरियर टू द एओर्टिक वॉल। ठीक है, तो ये वो वाला रीजन होता है। अब हमारे पास बल्बार रीजन्स निकले। अब ट्रंकस आर्टरियोसिस की बात कर लेते हैं कि ट्रंकस आर्टरियोसिस से हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक निकल रहा था, जिसमें हमारे पास एओर्टा था और हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक था। ठीक है, अब नॉर्मली हम देखें ना, ये देखें, ये एडल्ट हार्ट है। ठीक है, एडल्ट हार्ट के अंदर हमारे पास जो
एओर्टा होता है ना, जो हमारा पल्मोनरी ट्रंक होता है ना, वो आगे वाली साइड पे होता है और असेंडिंग एओर्टा जो है ना वो थोड़ा पीछे होता है, बैकवर्ड होता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास असेंडिंग एओर्टा आगे है और पल्मोनरी ट्रंक पीछे है। तो अब इसको इस तरह से कुछ इसकी होगी कि यहाँ पे हमारे पास होता है ना, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम होता है, ठीक है, जहाँ से हमारे पास एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक अलग-अलग हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम जो है वो नहीं होगा तो हमारे पास वो कार्डिक डिफेक्ट्स में एक कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब देखें नॉर्मली क्या है कि जो पल्मोनरी ट्रंक है वो पीछे वाली साइड पे, असेंडिंग एओर्टा आगे वाली साइड पे। अब इसने 180 डिग्री स्पायरलिंग करनी है। सबसे पहले क्या होगा कि ये इस तरह पड़ा है ना, तो ये इस तरह हो जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा जो है वो एक ही लेवल पे आ जाएंगे। और फिर हमारे पास क्या होगा कि जो एओर्टा है वो पीछे चला जाएगा और हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक जो है वो आगे आ जाएगा। ये वाली कंडीशन बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई ट्रंकस आर्टरियोसिस की चेंजेस। अब हमारे पास आखिरी रह गया पार्टीशनिंग साइनस वेनोसिस की। हमारे पास ये है, जस्ट अ मिनट, यस। अच्छा, साइनस वेनोसिस मैंने बताया था कि जो साइनस वेनोसिस है ना हमारे पास, इसने मतलब ये राइट साइड पे डेवलप होना होता है इसने, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो वीनस सिस्टम है एडल्ट का वो राइट साइड पे होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो शंट बनते हैं। एक तो वो शंट होता है कि मतलब एम्बलाइकल वेन और विटेलाइन वेन। मैंने आपको बताया था ना कि जो विटेलाइन होती है वो राइट वाली विटेलाइन जो है वो परसिस्ट कर जाती है और लेफ़्ट वाली रिग्रेस कर जाती है, और अम्बलाइकल में राइट वाली जो है वो रिग्रेस कर जाती है और लेफ़्ट वाली परसिस्ट कर जाती है। तो ये वाली सारी वेन्स जो है ना, ये राइट, फिर एंड पे क्या होती हैं कि ये राइट साइड पे जो है वो शंट कर जाती हैं सारी, लेफ़्ट वाली भी, ठीक है। और मतलब राइट साइड पे ही ड्रेनेज हो रही होती है इसकी इनटू द एडल्ट हार्ट, ठीक है। और सेकंड शंट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एंटीरियर कार्डिनल वेन होती है ना, वो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि हमारे पास एंटीरियर कार्डिनल थी, तो जो लेफ़्ट वाली थी वो शंट बना लिया था उसने और फिर वो ब्रैकियोसेफेलिक वेन बन गई थी। तो ये हमारे पास दो शंट हो रहे होते हैं। तो हमारे पास बाय द एंड ऑफ फोर्थ वीक क्या होता है, जो हमारे पास राइट साइड होती है ना हार्ट की, वो बहुत हो जाती है बड़ी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शंटिंग हो रही है ब्लड की। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास राइट हॉर्न है ना साइनस वेनोसिस का, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और जो लेफ्ट हॉर्न है ना वो छोटा होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये जो राइट हॉर्न है ना इसने बनाना होता है, जो हमारे पास लेफ्ट हॉर्न है ना वो छोटा है, इसने हमारे पास कॉर्नरी साइनस बना देना है, ये देखें। और जो राइट हॉर्न है ना इसने हमारे पास बना देना है ये राइट एट्रियम की वॉल में इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, ठीक है, और बना देगा साइनस वेनेरम। साइनस वेनेरम जो है ना हमारे पास स्मूथ पार्ट है राइट एट्रियम का, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये इनके फेट पता चल गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या अच्छा, हम इसको साइनस वेनेरम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये साइनस विनोसिस से जो है ना वो उसका स्मूथ पार्ट ड्राइव हो रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं साइनस विनोसिस। अब हमारे पास इसकी एक हमें पता है कि जो राइट एट्रियम होता है उसका एक स्मूथ पार्ट होता है और एक मस्कुलर या फिर रफ़ पार्ट होता है। तो हम रफ़ पार्ट को क्यों ना डिस्कस करें यहाँ पे। जो रफ़ पार्ट है वो किस तरह से बनता है, वो मतलब रफ़ पार्ट के अंदर राइट ऑरिकल आ गया और जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है लेफ़्ट राइट एट्रियम का, ठीक है। हम जो मतलब जो स्पोज ये हमारे पास स्मूथ पार्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास रफ़ पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम बाहर से देखेंगे ना तो बाहर से ये दोनों सेपरेट हुए होते हैं बाया ग्रूव, इसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। और अगर हम अंदर से देखें ना, ये आउटसाइड व्यू है, अगर हम अंदर से देखें ना तो ये हमारे पास स्मूथ पार्ट और ये रफ़ पार्ट और ये सेपरेट हुए होते हैं बाय द क्रिस्टा टर्मिनालिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो प्राइमोर्डियल पल्मोनरी वेन्स हैं वो किस तरह बन रही होती हैं। ये देखें हमारे पास, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ये हमारे पास प्राइमोर्डियल एट्रियम है, ये हमारे पास प्राइमोर्डियल पल्मोनरी वेन है, ठीक है। सबसे पहले पल्मोनरी वेन आई यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेगी, ठीक है, और इसका स्मूथ पार्ट बनाएगी लेफ़्ट एट्रियम का, ठीक है। जैसे ही अंदर गई, ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये इसका स्मूथ पार्ट बन रहा है, ठीक है, और नीचे गई तो हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें ये पूरा जो चारों पल्मोनरी वेन्स हैं जो हमें नज़र भी आती हैं लेफ़्ट एट्रियम में ऊपर वाली साइड पे, तो ये लेफ़्ट एट्रियम में चारों के चारों पल्मोनरी वेन्स आ गई और ये हमारे पास स्मूथ पार्ट है लेफ़्ट एट्रियम का जो बन रहा है, ठीक है। और लेफ़्ट ऑरिकल हमारे पास जो है वो कहाँ से बन रहा था, वो जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया। ये हो गई हमारे पास पार्टीशनिंग कंप्लीट। अब हमने जो डिस्कस करना है वो है फीटल सर्कुलेशन। अच्छा, अब हमने फीटल सर्कुलेशन डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक अम्बलाइकल वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, हमारे पास अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं ये वाली जो क्या करती हैं, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं,
ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ये जाना है थ्रू द अम्बिलिकल वेन। जब अम्बिलिकल वेन के थ्रू ये वाला ब्लड जाता है तो जाके क्या होता है कि सबसे पहले तो ये पोर्टल वेन को मिलता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्योंकि आगे साइनसॉइड्स बने हुए हैं ना, मैंने बताया था ना, वो एक शंट डेवलप हो जाता है। ये स्फिंक्टर भी मैंने बताया था कि अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो, ये हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा है सारी। तो हमारे पास अम्बिलिकल वेन से ब्लड आया, ठीक है, हमारे पास डायरेक्टली लीवर को मिला, ठीक है। अब लीवर में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ा हुआ है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मिक्स हो जाता है विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अलावा हमारे पास शंट है, ठीक है, डक्टस वेनोसिस जिसे हम कहते हैं। तो हमारे पास ये जो शंट है ना, ये यहाँ पे जाके इन्फीरियर वेना केवा को ब्लड मिला, ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा को ब्लड मिला, इन्फीरियर वेना केवा में भी अब हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी जाके ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स हो जाता है। अब जब ये इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू गया हमारे पास राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में हमारे पास पड़ा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, सुपीरियर वेना केवा से, ठीक है, क्योंकि वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। यहाँ पे भी मिक्स हो गया। मैं बता रही हूँ कि कितनी जगह पे हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होता है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे ब्लड आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे हमारे पास एक फोरामेन है जिसको हम कहा था फोरामेन ओवेल या ओवल फोरामेन, ठीक है। अब इसके थ्रू जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया हमारे पास, एओर्टा में, ठीक है। एओर्टा में चला गया और एओर्टा से हमारे पास फिर मिलेगा बॉडी के सेगमेंट्स को, और बॉडी के सेगमेंट से ही हमारे पास वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, वो थ्रू द अम्बिलिकल आर्टरीज चला जाएगा हमारे पास वापस इस अम्बिलिकल कॉर्ड यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू इस प्लेसेंटा में, ठीक है। ये तो हमारे पास होगी फीटल सर्कुलेशन। अब हमारे पास क्या हो रही है, अच्छा यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास राइट एट्रियम, क्योंकि उसके अंदर तो हमारे पास जो वो होता है लंग्स होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते, ठीक है ना। तो जब ब्लड जब जाता है ना राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल के आगे हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक है। अब पल्मोनरी ट्रंक से हमारे पास लंग्स में तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि लंग्स तो नॉन फंक्शनल है। तो हमारे पास वो जो डक्टस आर्टरियोसिस एक कनेक्शन था ना, उसके थ्रू ये ब्लड जो है वो चला जाता है इनटू द एओर्टा, ठीक है, एओर्टा में चला जाता है और फिर एओर्टा से आगे। अब हमारे पास क्या है, अब हमने नियोनेटल सर्कुलेशन देखनी है। ये नियोनेटल सर्कुलेशन है, इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, वो सब कुछ वही रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ही वो बेबी है वो बॉर्न होता है, तो हमारे पास हम अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन्स काट देते हैं। तो जब उनको काट दिया, अम्बिलिकल वेन्स अम्बिलिकल आर्टरीज जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गई, तो हमारे पास राइट साइड पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर जाता है। जैसे ही राइट साइड पे प्रेशर डिक्रीज़ किया और लेफ़्ट साइड पे प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास लंग्स जो हैं वो अब फंक्शनल हो गए हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन भी शुरू हो गई है। तो हमारे पास ये कहते हैं ना, जब बच्चा पहली दफ़ा रोता है तो हमारे पास ये जो लंग्स होते हैं ना ये फंक्शनल हो जाते हैं, मतलब ये खुल जाते हैं, मतलब सारी चीज़ें। तो हमारे पास क्या हुआ, लेफ़्ट साइड पर जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा हो गया, राइट साइड पर कम हो गया। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये जो लेफ़्ट है ना, ये जो यहाँ पे सेकेंडम प्राइमम था, वो सेकेंडम प्राइमम इस सेप्टम सेकेंडम के साथ इस तरह ओवरलैप कर जाता है। जो फोरामेन ओवेल है वो क्लोज़ हो जाता है और उसकी जगह हमारे पास फोसा ओवेलिस रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सर्कुलेशन क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे पास सर्कुलेशन किस तरह से होगी एडल्ट के अंदर कि, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ कि हमारे पास जो डक्टस आर्टरियोसिस है ना, यहाँ पे वो भी फंक्शनल नहीं है। वो डक्टस आर्टरियोसिस जो है लिगामेंटम आर्टरियोसिस से रिप्लेस हो जाता है तीन बातों की वजह से, कि एक तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है एओर्टा में। जो डक्टस आर्टरियोसिस है ना ये हाईली सेंसिटिव है टू द ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी हमारे पास एओर्टा में, तो ये क्लोज़ हो जाता है, डक्टस आर्टरियोसिस लिगामेंटम आर्टरियोसिस बन जाता है। इसके अलावा ब्रेडिकाइनिन, जो ब्रेडिकाइनिन है ना ये लीवर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसको भी सेंसिटिव होता है। तो हमारे पास वो डक्टस आर्टरियोसिस है वो क्लोज हो जाता है, जो कि शंट है बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा। इसके अलावा हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन ई है, ठीक है, E2। ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है ना इसके भी सेंसिटिव होता है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ना ये कम है, तो हमारे पास डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो क्लोज़ हो जाता है, ठीक है। तो बर्थ के बाद ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की अमाउंट भी कम हो जाती है, ठीक है। ये डक्टस आर्टरियोसिस खुद ही रिलीज़ करता है और आफ्टर बर्थ उसकी रिलीज़ कम हो जाती है, तो डक्टस आर्टरियोसिस हमारे पास क्लोज हो जाता है और लिगामेंटम आर्टरियोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास नियोनेटल में क्या है, अच्छा हमारे पास 5 चीज़ें हुई हैं बर्थ के बाद। क्या क्या, अम्बिलिकल वेन्स और अम्बिलिकल आर्टरीज क्लोज़ हो गई, डक्टस वेनोसिस क्लोज़ हो गया, वो शंट था ना ये इन्फीरियर वेना केवा और लीवर के दरमियान, ये देखें यहाँ पे शंट था, ये भी ख़त्म हो गया, डक्टस वेनोसिस भी ख़त्म हो गया। अब डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा में ब्लड जा रहा है,
इसके अलावा हमारे पास जो है वो फोसा ओवैलिस क्लोज़ हो गया, डक्टस आर्टियोसिस क्लोज़ हो गया और हमारे पास नियोनेटल पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और वो पैटर्न क्या है, हमारे पास इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड गया लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेट हुआ, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे हमारे पास एओर्टा है और एओर्टा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, ये हो गई हमारे पास नियोनेटल सर्कुलेशन। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम डेवलपमेंट। ये है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम डेवलपमेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, हमारे पास वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसे दोबारा सर्कुलेशन में लेके आता है। अब हमारे पास लिम्फ नोड्स कुछ पड़े हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है। हमारे पास 2 जगुलर लिम्फ नोड्स होते हैं एट द जंक्शन ऑफ सबक्लेवियन वेन एंड द इंटरनल जगुलर वेन। ये हमारे पास ये सबक्लेवियन वेन है, ये इंटरनल जगुलर वेन है। यहाँ पे हमारे पास 2 जगुलर लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि हमारे पास यहाँ पे 2 इलियक लिम्फ सैक्स होते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास इलियक लिम्फ सैक है। एक हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ सैक होता है, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होता है, ठीक है। और एक हमारे पास इसके पीछे पोस्टीरियरली यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है, ये हमारे पास सिस्टर्निक काइली होता है, इसके पीछे होता है रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ सैक में, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ है कि ये वाले जो लिम्फ सैक्स हैं, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स इन लिम्फ सैक्स से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, हेड से और बाकी रीजन ऑफ बॉडी से। अब हमारे पास लिम्फेटिक डक्ट्स बनना शुरू होंगे। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये देखें हमारे पास ये राइट और ये लेफ़्ट, ठीक है। हमारे पास 2 थोरेक्सिक डक्ट हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ठीक है, हमारे पास क्या होता है और इन दोनों के दरमियान एनास्टोमोसिस भी होता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ये जो राइट थोरेक्सिक डक्ट का ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये मिलके बना देता है, ये बना देता है हमारे पास राइट लिम्फेटिक डक्ट। आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो मेजर ड्रेनेज है ना, वो राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट ही कर रहे होते हैं, जिसको हम थोरेक्सिक डक्ट बोलते हैं। और जो थोरेक्सिक डक्ट है ना, वो 75% ऑफ द बॉडी लिम्फ ड्रेन करती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये डिस्टल पार्ट ऑफ द राइट थोरेक्सिक डक्ट, एनास्टोमोसिस, और ये पूरी जो हमारे पास लेफ़्ट थोरेक्सिक डक्ट है, ये मिलके हमारे पास बनाती है लेफ़्ट थोरेक्सिक डक्ट, ठीक है। और इसको ये बनाती है हमारे पास लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। और इस लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट का नाम हमने लग दिया है थोरेक्सिक डक्ट, ठीक है। ये हमारे पास लिम्फ ड्रेन करती है फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द लोअर लिम्ब, ठीक है, फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द अपर लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, लिम्फ नोड्स की डेवलपमेंट आ गई है। हमारे पास लिम्फ नोड्स कैसे बनेंगे, जो हमारे पास हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स है ना, ठीक है, वो क्या करेंगे, लिम्फ सैक्स को कन्वर्ट कर देंगे इनटू द लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो हमारे पास लिम्फ नोड्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी हमारे पास पहले लिम्फेटिक साइनसेस बनेंगे, फिर लिम्फ नोड्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास लिम्फोसाइट्स, सबसे पहले हमारे पास बर्थ से पहले जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स बनते हैं ना, वो थाइमस में बनते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ जो लिम्फेटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इनटू द अम्बिलिकल वेसिकल, यानी यॉर्क सैक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ लिम्फोसाइट्स जो हैं वो स्प्लीन में, लीवर में अपेयर होना शुरू होते हैं। कुछ लिम्फोसाइट्स जो हैं फिर वो मतलब लिम्फोब्लास्ट ही वो हमारे पास चले जाते हैं लीवर में, बोन मैरो में, वहाँ पे जाके लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं और हमारे पास ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है, वेल डेवलप्ड हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। अच्छा, कुछ 2 क्लिनिकल्स जो हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे। सबसे पहला जो क्लिनिकल है हमारे पास वो है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या है, डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता था, हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, और एओर्टा के दरमियान एक कनेक्शन होता था जो बाद में लिगामेंटम आर्टरियोजम बन जाता था, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये जो है ये क्लोज ना हो, ठीक है, सपोज जैसे बच्चा रोया ही नहीं तो लंग्स जो हैं वो इन्फ्लेट ही नहीं, मतलब फंक्शनल ही नहीं हुए। जब लंग्स फंक्शनल ही नहीं हुए तो हमारे पास राइट में ही हमारे पास जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, लेफ़्ट में प्रेशर कम होगा। या हमारे पास ऐसी भी कोई भी ऐसी कंडीशन आ गया, ऑक्सीजन हाइपोक्सिया है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करी, जिसकी वजह से ये जो लिगामेंटम आर्टरियोजम नहीं बन रहा, तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास शंटिंग है ना, पहले पल्मोनरी ट्रंक से एओर्टा में हो रही होती है, लेकिन जब प्लेसेंटा कट जाता है तो हमारे पास जो एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो एओर्टा से हमारे पास यहाँ पे शंटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी लेफ़्ट टू राइट शंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस।
इसके अलावा एक कंडीशन हमारे पास होती है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में क्या होता है, ये हमारे पास वो यही हमारे पास है एओर्टा है, ठीक है। हमारे पास एओर्टा कोआक्टेक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो प्री डक्टल भी हो सकती है और पोस्ट डक्टल भी हो सकती है। यानी प्री डक्टल इस डक्टस आर्टियोसिस के पीछे से पहले और पोस्ट डक्टल इसके बाद, और पोस्ट डक्टल जो है ये ज़्यादा कॉमन होती है। और फिर हमारे पास कॉमन पाथवे मतलब कोलेटरल पाथवे चलता है कि हमारे पास सबक्लेवियन में जाता है, फिर वहाँ से इंटरकोस्टल आर्टरीज में जाता है, फिर इंटरकोस्टल आर्टरी से हमारे पास चला जाता है डोर्सल एओर्टा के अंदर ब्लड, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो सिम्टम्स हैं नोचिंग ऑफ रिब्स होते हैं। नोचिंग ऑफ रिब्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है ना, क्योंकि वो कोलेटरल सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होती हैं, और वो इतनी लार्ज कर जाती हैं कि रिब्स में नोचिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडियो फीमोरल डिले, यानी अपर लिम्ब में प्रेशर ज़्यादा है, लोअर लिम्ब में प्रेशर कम है। तो हमारे पास रेडियल में हमारे पास पहले हमें डिले सुनाई दे रही होती है, मतलब पहले इसकी पल्स सुनाई देती है, और फीमोरल में बाद में पल्स सुनाई देती है। इसके अलावा एक तीसरी जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे वो है पेटेंट फोरामेन ओवेल। पेटेंट फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल कहाँ क्या था, जो लेफ़्ट राइट से लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड शंटिंग करवा रहा था, ठीक है। अब बर्थ के बाद इस फोरामेन ओवेल ने कन्वर्ट हो जाना है फोसा ओवालिस में और क्लोज़ हो जानी है शंटिंग। लेकिन कुछ लोगों में अगर वो सेप्टम प्राइमम जो है वो फ्यूज़ नहीं हुआ और फोरामेन ओवेल परसिस्ट कर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास लेफ़्ट टू राइट शंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स थे, और होप सो आपको सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। यही हमारे पास CVS की कंप्लीट डेवलपमेंट थी। जज़ाकल्लाह।